सभी को नमस्कार। आज युवाओं के इस ऑनलाइन जो कार्यक्रम जो 12 जनवरी से हम लोग चला रहे हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत द इंस्पायरेशन फॉर यूथ, इस श्रृंखला में आज हम सबों के साथ जुड़े हैं श्री राम नरेश यादव जी। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार करुणानिधि जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम सबों के साथ बहुत ही प्रतिभाशाली युवा रहे श्री राम नरेश यादव जी, जिनका कि विद्यार्थी जीवन अत्यंत ही मेधावी रहा है और आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के उपरांत भारत की प्रतिष्ठित जो परीक्षा है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें एमईएस में आप सेवा देने के उपरांत समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर के और आपने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर और शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आप सभी श्रोता जो आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक आज के इस जो चर्चा का जो संदेश है वो पहुंच सके। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जिस समाज के बल पर हम शिक्षित हुए हैं, यदि उस समाज के लिए हम शिक्षित होने के बाद एक जो समृद्ध पोजीशन में पहुंचने के बाद अगर कुछ नहीं करते तो वो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। स्वामी जी यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज के बल पर शिक्षित होकर और उनकी ओर आज ध्यान नहीं देता, उनकी उपेक्षा करता है, वह गद्दार है। ऐसे स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर श्री राम नरेश यादव जी ने आज शिक्षा के माध्यम से एक समाज परिवर्तन का मिशन अपनाया है। तो आज हम विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से सर का हार्दिक स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से आज की जो चर्चा होने जा रही है वह हमारे जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। सर, आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है, तो गणतंत्र दिवस की आपको भी हार्दिक बधाई, एवं जो हमारे श्रोता देख रहे हैं उनको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो हमारे श्रोता आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो आपका एक संक्षिप्त परिचय चाहेंगे कि आप कहाँ के निवासी हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है। जी सर। धन्यवाद करुणानिधि जी, और गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को भी। और इस अवसर पर हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि अपने संविधान के बताए आदर्श पर चलकर हम सभी लोगों को, स्पेशली जो हमारे युवा हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। उनके पास वही असली बदलाव ला सकते हैं। हम लोगों को अपने संविधान के बताए आदर्शों पर चलकर बहुत जरूरी है कि एक समानता, सहिष्णुता और बंधुत्व पर आधारित समाज और विकसित गांव बनाकर देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तब तक हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली नहीं हो सकता। और जहां तक हमारी बात है, मैं झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के एक छोटे से गांव पिपरडी का रहने वाला हूं। हमारी मिडिल स्कूल की पढ़ाई वहां से हुई। उसके बाद एक स्कॉलरशिप की परीक्षा होती थी, और उस स्कॉलरशिप का परीक्षा पास करने के बाद कुछ राज्य के चयनित स्कूल होते थे, वहां पे बच्चों का एडमिशन कराया जाता था। उन्हीं में से एक स्कूल था गोविंद हाई स्कूल गढ़वा, जिसमें हमने हाई स्कूलिंग किया वहां से। उसके बाद डाल्टनगंज, जो पलामू जिला का हेडक्वार्टर है झारखंड के,
वहां से हमने उस समय अभी आईएससी किया, जिसको लोग 12वीं समझते हैं, आईएससी किया, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। और तत्पश्चात मैंने बीआईटी सिंदरी में सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, और वहां से फिर आईआईटी कानपुर गया और आईआईटी कानपुर से एमटेक पूरा कर किया। ये हमारी पढ़ाई का पूरा ब्यौरा है। जी सर, झारखंड का जो गढ़वा जिला है वो नक्सल प्रभावित रहा है, और आप एक गढ़वा जिला के एक छोटे से गांव से निकलकर जब आपने इंजीनियरिंग में जिस समय नामांकन लिया, उस समय बहुत कम विद्यार्थी इंजीनियरिंग विषय को समझते होंगे या उसके महत्व को समझ पा रहे होंगे। और तो किस प्रकार से आपने इंजीनियरिंग में शिक्षा हासिल करने का विचार आपके मन में आया, और यह जो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन तक का जो ये प्रक्रिया रही, ये किस प्रकार की रही, और इस आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना? आप करुणानिधि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वो दौर था, उस समय जानकारी बहुत सीमित होती थी लोगों तक, और आज का समय नहीं था कि जो पूरा दुनिया कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज की तरह है। प्रत्येक बच्चा चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उसको पूरी जानकारी है। उस समय जानकारी का बड़ा अभाव रहता था, और यहाँ तक था कि जब तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं ले लिया था और चला नहीं गया था एडमिशन लेने के लिए, तब तक इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई स्टूडेंट से भेंट नहीं हुई थी कि वो होते कैसे हैं। हमारा भी कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था कि हमको इंजीनियरिंग में ही जाना है। जैसा कि आप कह रहे हैं, वो सब छोटे जगहों के लिए कोई भी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, या इमेजिन ड्रीम होता था। लेकिन ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, शुरू से पढ़ाई में अच्छा रहने के कारण जो कहते हैं कि गोल पोस्ट आगे बढ़ते गया, आदमी चलते गया, गोल पोस्ट आगे बढ़ते गया। और गुरु जो थे हमारे, सौभाग्यवश हमें बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला। और जब मैं 10वीं का परीक्षा दिया, तो हमें सभी लोगों ने बताया कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहिए, कि तुम्हारा साइंस मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है, तो तुम पॉलिटेक्निक में तुम्हारा होने की संभावना है, तुम एडमिशन ले लो। तो मैं गया। उस समय एपियरिंग कैंडिडेट के रूप में अभी भी शायद वो फॉर्म में साइन कराना होता था स्कूल से, तो मैं गया अपने स्कूल में साइन कराने के लिए। जो हमारे वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर थे, जो मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाते थे, अब दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय नारद दुबे जी, उनका पूरा जीवन समर्पित था पढ़ाई को। मैं उनसे मिला और उनको बताया कि सर मैं इसलिए आया हूं। उन्होंने कहा कि तुम इसमें अप्लाई नहीं करो, अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा होना गारंटेड है, और उसके बाद सब लोग कहेंगे कि तुम डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में चले जाओ और डिप्लोमा करोगे तो वेस्टेज होगा, मत जाओ, मत अप्लाई करो। मैंने कहा सर अप्लाई करने के बाद अगर हो जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा गलती नहीं करो, क्योंकि अगर हो जाएगा तो सब लोग कहेंगे कि तुम चले जाओ, और फिर जाना पड़ेगा, चले जाओगे और फिर वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वहां से सर ने हमें बताया कि तुम इंजीनियरिंग के लिए कोशिश करना, और मेरा गोल पोस्ट पॉलिटेक्निक से आगे इंजीनियरिंग पे चला गया। फिर आईएससी में गया, पढ़ाई किया, और अपने ही पढ़ाई करना, ट्यूशन और कोचिंग की तो बात हम लोग सोच ही नहीं सकते थे, खुद पढ़ाई की, और ईश्वर की कृपा रहा कि इंजीनियरिंग में भी हो गया। और होने के बाद हम लोग तो और जानते ही नहीं थे कि और भी कोई इंजीनियरिंग होता है, हम लोग समझते थे एक ही होता है, बस उसमें अपियर हुए और उसमें पास हुए, जाकर एडमिशन ले लिए। और हमारे जो आईएससी में जहां हम पढ़ाई करते थे, उस कॉलेज के एक सर थे, उनसे बात किया कि सर क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर तुम बीआईटी सिंदरी में ले लो तो तुरंत नौकरी मिल जाएगी। मैंने जाकर बगैर सोचे समझे और ले लिया एडमिशन। जब वहां गया तब समझ में आया कि नहीं जी, गांव वगैरह से रिलेटेड चीजें सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है
कि सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए लोग लेना प्रेफर नहीं करते और बहुत रिस्की होता है सिविल। उस समय बहुत बेरोजगारी का दौर चल रहा था, अभी भी जैसा चल रहा है, क्योंकि तो 6 महीने के अंदर हम एक बार फिर से मौका मिलता था जिनका रैंक वगैरह के मुताबिक अपने को बदलने का, ब्रांच बदलने का। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें तो गांव के लिए कुछ काम करना है, तो हम गांव के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो हमने मैकेनिकल से, वहां जो हमारे प्रोफेसर वगैरह थे उन्होंने बहुत समझाया कि यह तुम्हारे लिए बड़ा रिस्की होगा, तुम कुआं में दौड़ रहे हो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के सिविल इंजीनियरिंग में आ रहे हो। लेकिन हमने कहा कि ठीक है सर, ये हमारा डिसाइडेड है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूं, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में आ गया और इस तरह से वहां से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। जी। तो एक छोटे से गांव से निकलकर और फिर आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आपने नामांकन लिया और वहां से आपने एमटेक किया। तो और आपका जो शैक्षणिक पढ़ाई का माध्यम हिंदी रहा है या इंग्लिश रहा है? देखिए करुणानिधि जी, हमारी तो सरकारी स्कूल थे, सब सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़े। तो क्लास 6 के बाद हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी, एबीसी, तो वही माध्यम रहा। और बाद में तो इंजीनियरिंग वगैरह इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो और हमें भाषा को लेकर कभी दिक्कत नहीं हुई। जब मैं इंटरमीडिएट में भी पढ़ता था तो हमारे पास अगर किताब हिंदी के भी होते थे तो हिंदी का किताब पढ़ के और एग्जाम वगैरह में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह इंग्लिश में आराम से लिख देते थे। तो वो कोई असुविधा नहीं हुई भाषा की। और तो एक जी, तो अभी ऑनलाइन जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग भी बच्चों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं या संवाद होता है, तो जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे रहते हैं, जब 10वीं के बाद जब वो 11-12 में एडमिशन लेते हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेस में जो जाते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक में जाएं या फिर इंजीनियरिंग करने जाते हैं, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे जो 10वीं में मेधावी रहते हैं लेकिन फिर भी अपने अंग्रेजी के भय के चलते इंजीनियरिंग में जाने से कतराते हैं कि पूरा चीज हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो अभी इस चर्चा को सुन रहे होंगे, तो हम देख रहे हैं कि आर्यन यादव सर का जो कि प्रारंभिक जिन्होंने शिक्षा सरकारी स्कूलों से पूरा की, हिंदी माध्यम जिनका रहा और जिसको आज भी आईआईटी कानपुर जैसे शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना बच्चों का स्वप्न होता है और जिनका उसमें एडमिशन हो जाता है, बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं, तो ऐसे संस्थान में जाया जा सकता है। तो सर, तो ऐसे बच्चों के लिए जो विशेषकर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो एक्सपीरियंस है कि जब उनकी हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई है अगर हिंदी माध्यम में, और फिर यदि अगर वो साइंस लेते हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्सों में जाते हैं जहां उनको इंग्लिश में पढ़ना रहता है, तो उस कठिनाई का जो उनके जो संघर्ष है, मानसिक जो द्वंद चलता है, उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं सभी लोगों को यह कहूंगा कि भाषा कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। जो हिंदी इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं, और स्पेशली अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं या कोई और टेक्निकल चीज पढ़ना चाहते हैं और वहां पे हमें परेशानी महसूस होती है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, सबसे पहला तो मैं कहूंगा सभी अभिभावक गण को भी और बच्चों को भी कि आप चाहे कुछ भी पढ़ें लेकिन भाषा पे जरूर ध्यान दें। जो भी आपका मातृभाषा है उसको तो पढ़ें, और साथ में मैं रेकमेंड करूंगा इंग्लिश जरूर पढ़ें। क्योंकि आज के दिन में भी अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो पूरी दुनिया की तो बात छोड़ें, अपने देश के बहुत सारे भागों में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, एक लिंक लैंग्वेज है, केवल दुनिया के लिए नहीं, इवन अपने देश के लिए। पहला। दूसरा, हम लोग पसंद करें या ना करें, मैं कहता हूं ठीक है मदर टंग में होना चाहिए, अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, हमें अपना हिंदी में पढ़ाई करना चाहिए। मेरा भी हिंदी में बहुत रुचि है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था
तो मैं अपना जो कॉलेज का जर्नल निकलता है, मैगजीन निकलता है, उसका संपादकीय मंडल में भी था। तो भाषा हमें बहुत पसंद है, लेकिन हिंदी के अलावे इंग्लिश जरूर पढ़ें। ये आप कोई भी भाषा पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको इसमें भाषा बहुत मदद करता है, क्योंकि किसी से भी लिंक कनेक्ट होना, और अंग्रेजी भाषा बहुत समृद्ध है, स्पेशली जो मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, और बाकी चीजों के लिए भी। हिंदी में हम लोग काम करें, हिंदी को हमारी जिम्मेदारी है कि उतना ही समृद्ध बना दें, लेकिन ये सब समय लगता है। तब तक हमें कोई भी भाषा पढ़ने से परहेज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, भाषा को हमें हैंडीकैप्ट भी नहीं समझना चाहिए कि अगर हमने पहले नहीं पढ़ा है तो हम इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ सकते हैं या मेडिकल में नहीं पढ़ सकते हैं। हमें एक वाकया याद आ रहा है, सच्ची घटना, कि मैं उत्तर प्रदेश में झांसी के पास पोस्टेड था, और वहां पर हमारे ऑफिस में एक अफसर थे। वो उत्तर प्रदेश में काफी दिनों तक रह गए थे, और बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता रह गया। जब वहां पर वो आए, उस समय वो बच्चा जो था वो 10वीं पास कर लिया था, उसका एडमिशन 11वीं में कराना था। हम लोगों के कैंपस में अंदर में केंद्रीय विद्यालय था, और ठीक हमारे कैंपस के बाहर में एक उत्तर प्रदेश सरकार का इंटरमीडिएट कॉलेज था। बच्चा चाहता था कि हम उस इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ें, और उसके पिताजी जो थे वो चाहते थे कि बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में बेहतर पढ़ाई होगी। और दोनों चाहते थे, उनका बच्चा भी चाहता था और वो खुद भी चाहते थे कि बच्चा इंजीनियरिंग में जाए। लेकिन बच्चा उस चीज का बहुत विरोध कर रहा था, क्योंकि उसको इंग्लिश से डर लग रहा था, और केंद्रीय विद्यालय में बच्चे ने बताया कि इंग्लिश पढ़ाई होती है। एक दिन संयोग हुआ कि हम लोग उनके यहां अपने बच्चों के साथ पहुंच गए, और जब उनको बेल बजाया, जब वो दरवाजा खोले, तो बड़ा परेशान से लग रहे थे। उसके बाद हम लोगों को बैठाए, जब मैडम आई तो वो भी परेशान लग रही थी। तो हमने पूछा कि आज थोड़ा सा असामान्य लग रहा है, नॉर्मल सा सिचुएशन लग रहा है, सब कुछ ठीक तो है? तो जो हमारे अफसर थे उन्होंने कहा, हाँ सर सब ठीक है। लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं नहीं, ठीक नहीं है, आज बहुत लड़ाई हुई है, और लड़ाई इसी बात को लेकर हो रही है कि इसका एडमिशन बाहर कराना है, उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल में या अपने केंद्रीय विद्यालय में। अब इसके लिए बहुत परिवार में लड़ाई हो रही है, अब आप आ गए हो, आप ही बताओ, वही किया जाएगा। तो हमने सिचुएशन को समझा, और उस बच्चे को मोनू कहते थे, हमने कहा कि चलो मोनू को पढ़ना है, मोनू जहां चाहेगा वहीं पढ़ेगा, लेकिन पहले चाय पीते हैं, फिर बात बाद में करेंगे। हम लोगों ने चाय पिया। उसके बाद हमने मोनू से पूछा, हमने कहा बेटे आपको क्या दिक्कत है? कहा अंकल यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, बाहर हिंदी में पढ़ाई होती है, तो मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। अब बच्चे का कहना लाजमी था। हमने पूछा उसके बाद आप क्या करना चाहते हो? तो कहा इंजीनियरिंग देना है। हमने कहा पता है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो हिंदी में पढ़ाई होगी कि इंग्लिश में पढ़ाई होगी? तो कहा वहां तो इंग्लिश में पढ़ाई होगी। तो मैंने कहा कि अगर 10वीं के बाद आप 11वीं में आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होगी, तो 12वीं के बाद अगर जाओगे इंजीनियरिंग में तो इंग्लिश में शायद और अधिक दिक्कत होगी। तो बच्चा थोड़ा सोचने लगा। हमने कहा अच्छा उस बात को छोड़ते हैं। मैंने कहा बेटे ये बताओ कि अगर आपको फिजिक्स, इसके लिए आईएएस 12th में 11th 12th में क्या पढ़ना है? कहा अंकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है। हमने कहा अगर आप बताइए कि फिजिक्स का पढ़ाई करने के लिए, कराने के लिए अगर इंग्लिश के प्रोफेसर को भेज दिया जाए तो वो अच्छा से पढ़ा लेंगे इंग्लिश मीडियम में कि नहीं? तो कहा अंकल वो नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा क्यों?
तो उन्होंने, उस बच्चे ने बताया कि अंकल वो तो इंग्लिश पढ़े हैं, फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। तो हमने कहा कि बेटे यही बात है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना भाषा होता है। अगर हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स की अपनी भाषा है, वो इंग्लिश और हिंदी से उसको नहीं मतलब है, उसको हमें फिजिक्स को समझना है। और अगर हम फिजिक्स को समझने लगते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको हिंदी या इंग्लिश, जो भाषा हम सामान्य रूप से समझ जानते हैं, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और काम चला सकते हैं, अच्छा से चला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। वो बच्चे को समझ में आया। फिर हमने कहा कि अब आप ही बताओ जहां पढ़ना चाहोगे, जब अब वहीं पढ़ो आप। उस बच्चे ने खुद कहा कि नहीं, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ेंगे। बच्चे ने पढ़ाई किया। हम लोगों ने कहा अगर कोई दिक्कत हो तो आप हम लोगों से मिलना, हम लोग मदद करेंगे। और बच्चे ने पढ़ा, बहुत अच्छा से किया और इंजीनियरिंग पढ़ के अभी नौकरी कर रहा है। MNIT करके एक इलाहाबाद में कॉलेज है, उस कॉलेज से उस बच्चे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे हैं, अगर उनको मौका नहीं मिला है, वो हिंदी मीडियम से भी पढ़े हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टेक्निकल अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें आपको फंडामेंटल्स पे जोर देना चाहिए। सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कोई चीज होता है तो क्यों होता है। अगर वो चीज हम नहीं समझेंगे, इंजीनियरिंग क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में यही फर्क है कि टेक्नोलॉजी हमेशा साइंस का एप्लीकेशन है। जब तक उसको हम ठीक से नहीं समझेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा अधिक समय लेते हुए भी मैं फंडामेंटल्स का फिर से मैं इसलिए जोर देके बताना चाहूंगा कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और शायद ही हम दूसरा ऐसे केस के क्रॉस नहीं आए। देखिए, जब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे तो हमारे एक मित्र थे, संतोष झा जी, अभी अमेरिका में हैं। तो वो भी चाहते थे कि हम लोगों को एमटेक करना है, हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड थे और मैं भी इंटरेस्टेड था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग गेट देंगे और एमटेक में इमीडिएटली एडमिशन लेंगे। हुआ क्या कि सेशन उस समय बहुत लेट होता था। जो बिहार था उस समय, अनडिवाइडेड बिहार था, बिहार झारखंड, उसमें क्या होते थे कि सेशन प्राय लेट हो जाया करते थे। तो हम लोगों का सेशन बहुत लेट हो गया। और जिस समय गेट का फॉर्म भरना होता है, तो जैसे हम पॉलिटेक्निक में अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में कहे कि कॉलेज स्कूल से साइन कराना होता है, उस फॉर्म में भी वही होता है कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो उसमें एक कॉलम होता है जिसमें लिखना होता था कि रजिस्ट्रार लिखते थे कि सो एंड सो जो स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, और उसके बेसिस पे फॉर्म प्रोसेस होता था। और हुआ ये कि हम लोग फाइनल ईयर में उस समय तक पहुंचे ही नहीं, थर्ड ईयर का ही एग्जाम नहीं हुआ, वो फॉर्म भरने का टाइम आ गया। हम और हमारे मित्र जो थे संतोष झा जी, दोनों हम लोग रजिस्ट्रार साहब के पास पहुंच गए कि सर हम लोग में तो ये फॉर्म भरना है, आप इसमें लिख दें, क्योंकि अगर लेट हुआ है तो उसमें हम लोगों की गलती नहीं है। उन्होंने कहा देखो, गलती किसी की भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि आप लोग फाइनल ईयर में नहीं हो, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते। बहुत जैसे जब आदमी बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, तो जिस तरह से आर्गुमेंट करता होता है, हम लोगों ने बहुत अपना केस प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया। हमारे दोस्त जो थे उन्होंने भी केस को बहुत प्रोजेक्ट किया, लेकिन वो नहीं माने। फिर हमारे दिमाग में आया, हमने कहा कि सर आपको भरोसा है हम लोग कभी फाइनल ईयर में होंगे? तो कहे हाँ। तो हम कहे कि सर जहां ईजे है कि ही इज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, उसको काट करके आप ही विल बी ए फाइनल ईयर स्टूडेंट बना दें, हम लोग फॉर्म भर देंगे। उन्होंने, वो बहुत खुशी खुशी तैयार हो गए, कहे कि कर देंगे। उन्होंने कर दिया और हम लोग फॉर्म भर दिए, दोनों लोग। और थर्ड ईयर का हम लोगों का एग्जाम नहीं हुआ और गेट के एग्जाम का टाइम आ गया। आई थिंक जनवरी वगैरह के आसपास वो एग्जाम होता था। हम दोनों लोग अपियर हो गए एग्जाम में, और हम लोगों को खुद आश्चर्य था। हमारे रजिस्ट्रार साहब भी कह रहे थे कि अभी तुम लोगों का पूरा फाइनल ईयर जो होता है इंजीनियरिंग का, तुम लोग पढ़े नहीं हो। पूरा फाइनल ईयर पढ़ने के बाद लोग कोचिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं, गेट क्वालिफाई नहीं करते।
तो तुम लोगों को अभी अपना कॉलेज के एग्जाम का तैयारी करना चाहिए, तो तुम लोग अनावश्यक रूप से ये गेट के एग्जाम देने के चक्कर में लगे हो। तो हम लोगों को भी शायद उतना भरोसा नहीं था, लेकिन कहे कि ठीक है देखते हैं, क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स पे बहुत आते हैं क्वेश्चंस, और फर्स्ट ईयर से आप फाइनल ईयर तक जो पढ़ते हैं उस सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबको सरप्राइज करते हुए हम लोगों के लिए खुद भी सरप्राइजिंग था कि हम दोनों लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। और उसके बाद तो फिर जाकर हम लोगों ने एडमिशन लिया, जो आगे हुई वो आगे की अपनी यात्रा रही। मैं इधर सरकारी नौकरी में चला गया और हमारे जो दोस्त हैं वो यूएसए चले गए। तो मेरी ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो समझें कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स पे बहुत जोर देना चाहिए। बहुत जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में भी जब आप पूरा इंजीनियरिंग पढ़ के जा रहे हैं, वहां भी पूछा गया था, मेरे से ही पूछा गया था कि आप लॉग को डिफाइन करिए, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ाई होती है। अगर हम 10वीं में ठीक से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर आगे समझने का मौका ही नहीं होता है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कहूंगा कि भाषा के लिए परेशान न हो, भाषा जरूर पढ़ें। कोई कुछ भी करना है, अपनी जो मदर टंग है, हिंदी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उसके अलावे आप इंग्लिश को भी जरूर पढ़ें और जो फंडामेंटल्स है उस पर जोर दें। बिल्कुल सही बात है सर। और जो भी युवा अभी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे होंगे, जो राम नरेश यादव सर के एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक दिशा मिलेगी। एक तो ऐसे लोग जो हिंदी माध्यम के बच्चे जो हतोत्साहित होते हैं, उनको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सर ने बहुत अच्छा विषय बताया कि लैंग्वेज के साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज होता है, और उसके यदि कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं तो बिल्कुल उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसका साक्षात उदाहरण हमने राम नरेश यादव सर जी के जो जीवन को देखा, उनके जो एक्सपीरियंस है उसको हम लोगों ने सुना। जब जिस चीज के लिए मन में हम ठान लेते हैं और उसके लिए लगातार यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वह मंजिल हमें प्राप्त होता है। तो सर, आप हाई स्कूल लेवल में जो स्कॉलरशिप की परीक्षा पास किए, उसके बाद बीआईटी जैसे संस्थान में आपने बीटेक किया, उसके बाद एमटेक आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान से किया, उसके बाद फिर आप तैयारी में लग गए जैसा आपने बताया। और आईईएस की जो परीक्षा होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसको क्रैक करने के बाद और आप जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत दिनों तक अपना योगदान दिए। तो सर, आपके ये पूरे जो जीवन का इस प्रकार का जो आपके सेवा का जो अवसर रहा, उसमें उसके बाद फिर किस प्रकार से आपने ये निर्णय लिया कि हमको समाज के लिए और ग्राम विकास के लिए, शिक्षा के लिए करना है, और फिर जिस पद पे जाने के लिए लोग इतने लगातार प्रयास करते, आपने भी प्रयास किया, फिर वहां तक पहुंचे, और फिर उसको छोड़ने का निर्णय किस प्रकार से आपने ले लिया, और आज जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कितना संतुष्टि का अनुभव करते हैं? देखिए करुणानिधि जी, जैसा कि मैंने बताया, पहले तो मेरा लक्ष्य इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं था, और उसके बाद उसी तरह से ऐसा भी नहीं था कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है। अब एमटेक करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनना चाहता था, कि मैं टीचिंग में जाऊं। और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट उस समय अनडिवाइडेड जो बिहार था उसमें हुआ था लेक्चरशिप के लिए, तो उसको भी मैं एपियर हुआ, उसको क्वालिफाई भी किया। उसके बेसिस पे जो पटना का भी एनआईटी पटना है, उसमें भी मेरा लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हुआ था। बिहार का जो पहले अनडिवाइडेड बिहार था, उसका जो बीपीएससी के थ्रू स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, उसमें भी हुआ था, पीडब्ल्यूडी मेरे को मिला था। एनआईटी जमशेदपुर हमने थोड़ा दिन के लिए ज्वाइन किया था,
टीचिंग में लेक्चरर के रूप में वहां पे भी हमने ज्वाइन किया था और करीब 1.5 साल हमने वहां पढ़ाया भी। हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद वहां पर हमें काफी लोगों ने कहा कि अभी देखो आपके साथ मौका है, आपके पास मौका है, आप जाओ। और मैं खुद रियलाइज किया कि अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद सीधा टीचिंग में आ जाता हूं तो ये उस तरह से पढ़ना पढ़ाना होगा जैसे कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पढ़ाने की तरह होगा, क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग का अपने आप प्रैक्टिस नहीं किया। तो हमें लगा कि ये बेहतर होगा कि एक प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। और इसलिए ये जो आईएएस था बहुत अच्छा अवसर दे रहा था। ये जॉब जो होते हैं वो आपको इसमें टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा। आप जितने भी आयाम होते हैं, जैसे आप चाहे वो फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पर्सनल हो, टेक्निकल हो, प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, जितने भी तरह के आयाम होते हैं सब में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो बड़ा संतुष्टि वाला काम होता है। स्पेशली हमारे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग था। मैं बहुत सेटिस्फाइड रहा और ईश्वर की कृपा रही कि डिपार्टमेंट में भी जहां भी गया अच्छा काम करने का मौका मिला और अपना ठीक से काम किया। जहां तक बात डिपार्टमेंट को छोड़ने की थी, ये देखिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। बहुत सारे अगर लोगों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि नौकरी लेना जितना कठिन है उससे कठिन छोड़ना है। स्पेशली उस स्टेज में जहां पे आप एक तरह से जब मिडिल में होते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आए हैं, अभी आगे आपको छत तक दिखाई देता है, सीढ़ी के जब मिडवे होते हैं। तो लेकिन हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हमारा ये पहले का प्लान था। हमारा हमेशा सोचना होता है कि प्रत्येक आदमी को कुछ समय ऐसा रखना चाहिए जो आदमी अपने जो उसको पसंद हो या समाज के लिए कुछ करना हो वो करना चाहिए। और नौकरी ज्वाइन करने से पहले हमने डिसाइड किया था कि 50 साल के बाद मैं अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति लूंगा। उस समय तक हमारे जीवन यापन के लिए हमें पेंशन वगैरह भी मिलने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। और उसके बाद मैं अपने गांव में कुछ करना चाहूंगा, जो समाज को जितना कंट्रीब्यूट कर सकूंगा वो मैं करूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस किया है कि जो लोग गांवों से बाहर निकल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी करने लगते हैं, फिर वो वापस गांव को जाना नहीं चाहते हैं, या उनकी मजबूरी हो जाती है, या उनका जो जीवन जीने का तरीका हो जाता है वो गांव के जो तरीके होते हैं उससे सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो ऐसी हालत में लोग नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं, शायद चाहकर भी नहीं जा पाते होंगे। और उससे गांव का जो विकास है हमें समझ लगता है कि थोड़ा सा बाधित होता है। अगर जो लोग गांव से निकल के बाहर अलग अलग क्षेत्रों में काम किए, अगर वापस गांव को जाएं और अपना जो अनुभव है, अपना जो स्पेशलाइजेशन है, जो समझ है, एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करें, उस तो गांव की बेहतरी आसान हो जाए। और ये कोई इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं सोचता हूं, इसमें भी अपना स्वार्थ है, क्योंकि हमें इससे खुशी मिलती है, अपना जीवन है। और मेरे लिए ये बड़ा मैंने अभिन्न था हमारे जीवन का कि मैं अपने गांव तरफ जाऊं और गांव की तरफ काम करूं। तो चूंकि हमने बहुत पहले डिसाइडेड था, तो हमारे लिए दूसरी बात सोचने वाली थी ही नहीं, हमें करना था तो हम कर रहे हैं।
और ये करना जैसा आप कर रहे हैं बहुत ही संतुष्टिजनक है। हालांकि अभी कोरोना के कारण थोड़ा जितना काम किया जा सकता था वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही खुशी देता है, बहुत ही संतुष्टि देता है अपने लोगों के बीच जाने का और उनसे उनकी समस्याओं को समझना, उसके बारे में सोचना, अगर उसका सॉल्यूशन लाने का कोशिश करना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी बहुत खुशी होती है और आने वाले दिन में शायद जब प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलना शुरू होगा, दिखना शुरू होगा, रिजल्ट दिखना शुरू होगा, तो और भी खुशी होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहा भी गया है, जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से महान है। और निश्चित रूप से जो लोग अभी कोरोना के समय में भी हम लोगों ने अनुभव किया कि जो लोग महानगरों की ओर युवा गए रोजगार की तलाश में, और उसके बाद वहां से पलायन करके गांव की ओर आए, और गांव में भी उन्हें उनका रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे लोग जो गांव में रह रहे थे किसान, यदि अगर उन्होंने अपने खेतों के ऊपर अपने उस पर ध्यान दिया तो उनका जीवन बनस्पत रूप से बहुत अच्छा रहा। दूसरा, यदि अगर जैसा रामनरेश सर बता रहे हैं, यदि अगर युवा ठान ले और जिनके अंदर जो प्रतिभा है, जो बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहां से जो उन्हें ज्ञान अर्जित हो रहा है या पैसा प्राप्त करते हैं और अपने गांव के विकास में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने गांवों का और अपने देश का कायाकल्प हो सकता है। 12 जनवरी जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, अभी 25 तारीख उनके हिंदी तिथि के अनुसार जन्म दिवस था। स्वामी जी के भी जीवन में जब हम देखते हैं कि कलकत्ता से निकलते हैं, मतलब भारत के विषय में, भारत विदेश जरूर जाते हैं लेकिन वहां विदेश जाने के बाद वहां की समृद्धि, वहां की चकाचौंध में वो फंसते नहीं। उनके जीवन का स्वप्न रहता है और एक मिशन रहता है कि हमको भारत के लिए काम करना है। विदेश में, अमेरिका में भी रहते हैं तो उनका चिंतन यही रहता है कि हमारे देशवासी जो आज उनकी जो उन्नति हो गई है, चाहे गरीबी के चलते या शिक्षा के चलते, उसको कैसे दूर किया जाए। और उसी के लिए उन्होंने भारत में लौटने के बाद और रामकृष्ण मिशन जैसे संस्था का निर्माण किया और वो कार्य कर रहे हैं। और उनके संपर्क में जो भी युवा आए उनको इसी चीजों के लिए प्रेरित करते रहे। तो निश्चित रूप से राम नरेश यादव सर ने भी जो एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें गांव के लिए करना है और विशेषकर शिक्षा को लेकर के, और आप जेड लैब के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, कार्य कर रहे हैं। और जो श्रोता देख रहे हैं आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम को, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि राम नरेश यादव सर ने जेड लैब के माध्यम से वैसे विद्यार्थियों के लिए जो कि विशेषकर जिन्हें इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में समस्याएं आती थी, उनको ऑनलाइन मार्गदर्शन देने का काम प्रारंभ किया। और जेड लैब के माध्यम से यूट्यूब चैनल आपने बनाया और उसमें लोगों को जो उनके डिफिकल्टी जो रहती थी, उनके कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाता था, उसको बहुत ही सरल तरीके से उनको सभी टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम किया। हमने कोरोना में भी देखा, हम लोगों ने भी विवेकानंद स्टडी सर्कल ने सर का सहयोग लिया। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे विद्यार्थी जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, उनको सर के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। और लोगों ने ऑनलाइन क्लास में जो प्रतिक्रियाएं दी कि जो कॉन्सेप्ट हमें अभी तक समझ में नहीं आया था, बड़ा रीजनिंग जो बहुत दिक्कत महसूस करते थे, या मैथ जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन्हें काफी दिक्कतें होती थी, भय लगता था, तो उन्हें बहुत ही सरल लगने लगा। तो सर, ये जो आपने शिक्षा के माध्यम से जो बेहतर समाज के निर्माण का जो संकल्प लिया है, उसमें जो ये जेड लैब की जो आपने स्थापना की, तो ये जेड लैब किस किस प्रकार के चीजों में, पाठ्यक्रमों को लेकर के लोगों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है, अ, उसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि जो हमारे ऑनलाइन में साथी जुड़े हैं
वो इसका लाभ उठा सके। करुणानिधि जी, आप देखें कि जैसा कि मैंने बताया, हमारा सोचना यह है कि अगर अब हम देखें कि पूरी मानवता को देखें, तो देखिए पूरी जो दुनिया की मानवता मानव की संख्या है, उसका एक बहुत बड़ा भाग अपने देश में है, और अपने देश का 60% से अधिक लोग आज भी गांवों में रहते हैं। जब तक हमारा गांव समृद्ध नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, तब तक हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, अपना देश दुनिया के देशों में वो इज्जत नहीं पाएगा जिसका वो हकदार है। और आप देखिए कि आज के दिन में भी गांवों में अवसर की कितनी कमी है। सबसे जो हमारा संविधान कहता है, या ऐसे भी प्रत्येक कोई भी एक आदमी जो इंसानियत में विश्वास करता है, चाहेगा कि प्रत्येक बच्चे को अवसर मिले आगे बढ़ने का, अपने प्रतिभा को विकसित करने का। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारे गांव में लाखों बच्चे हैं जिनको यह मौका नहीं मिल रहा है, उससे वो वंचित हैं। आज असमानता की स्थिति यह है कि गांव में 60% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारा जीडीपी है उसमें गांव का कंट्रीब्यूशन केवल 18% है। और सभी लोगों को आश्चर्य होगा यह जानकर कि जो हमारा पूरा राष्ट्रीय संपदा है उसका केवल 5% गांवों में है। आप सोचिए कि इस स्थिति में हम लोगों के गांवों के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर क्या है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात आती है कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इसके बेहतरी का 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित किया जाए, प्रत्येक बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिले। दूसरा है जो भी सरकारी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन निष्पक्ष रूप से, बगैर कोई भ्रष्टाचार के हो। उसका जिस आदमी को टारगेट करके, जिस पॉपुलेशन को टारगेट करके, जिस कम्युनिटी को टारगेट करके वो प्रोग्राम शुरू किया गया है वहां तक पहुंचे। और तीसरा चीज है कि जो हमारे पॉलिसी बन रहे हैं उसमें गांव को केंद्र बनाया जाए। दुख की बात है कि आप सोचिए, हम कहते हैं गांव का विकास नहीं हुआ, और जो गांव के विकास पे या कृषि के पे जो इंस्टीट्यूशन रिसर्च करने के लिए बने हुए हैं वो सब शहरों में बनाए गए हैं। हमारे जो ट्रेनिंग है उसमें गांवों में पर हार्डली कोई फोकस करता है। आज हम लोग गवर्नमेंट अफसर, चाहे वो कोई भी सर्विस वाले हों, गांव में जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गांवों को हम लोगों ने रहने लायक नहीं बनाया। तो ये सब में जो हमारी समझ है कि बाकी चीजें तो की जाएगी, कराई जानी चाहिए, और उसी के लिए हमने एक ग्राम विकास मंच का नाम का संगठन बनाया है। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, पंचायत लेवल में काम कर रहे हैं। आइडिया यह है कि पंचायत को भी जो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आज पंचायत के पास इंजीनियर्स नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट लोग नहीं होते हैं, वहां पर जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पे वो प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ काम करते कराते हैं। तो हमारा आइडिया है कि वहां पर कुछ एक्सपर्टाइज उनको अवेलेबल कराया जाए। वहां पर जो प्रोग्राम का कार्यान्वयन है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए काम किया कराया जाए। लेकिन ये सबसे ऊपर, अगर हमें असमानता को कम करना है तो असमानता कम करने का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। ये प्रूवन है, इसको में कोई विवाद नहीं है।
लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी जो हमारा पूरा शिक्षा व्यवस्था है, उस पर हम काफी कम खर्च करते हैं। हमारा पूरी दुनिया का ये अनुभव है, और साउथ ईस्ट जो एशिया है, इसमें भी इसका भी अपना अनुभव है कि जो देश में क्वालिटी एजुकेशन तक बच्चों की पहुंच कराई गई, वो सब बहुत तेजी से प्रोग्रेस किए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज के दिन में भी शिक्षा की हालत बहुत खराब है, और जो शिक्षा को असमानता कम करने का टूल होना चाहिए, दुर्भाग्यवश वो शिक्षा ही बहुत असमान हो गया है। आज हमारे देश में शिक्षा की ये हालत है कि इवन अमेरिका में जो पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा, वो अपने बच्चों को कहा करते थे कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, क्योंकि इंडिया में, बेंगलोर में, हैदराबाद में बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कि एक तरफ हम लोग दुनिया का जो बेस्ट हो सकता है उस लेवल की पढ़ाई में लगे हुए हैं, और दूसरे तरफ हमारे जो गांव के बच्चे हैं उन तक पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। अभी 2 साल से ऐसे ही कोरोना में बंद हैं स्कूल, कोरोना के कारण। और अगर स्कूल बंद नहीं भी हैं, खुल भी रहे हैं, तो हम लोगों ने जाकर वहां पर देखा है, हार्डली कोई पढ़ाई होती है। सरकारी नीतियां ऐसी हैं, एक और बेरोजगारी इतनी है, दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और वही चीज कॉलेजों में भी लागू है। एक और बेरोजगारी है, दूसरी ओर कोई भी कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे बहुत सारे पोस्ट वैकेंट नहीं है। आजकल पारा टीचर, शिक्षक में शिक्षा मित्र, उसी तरह गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट प्रोफेसर का रिवाज आ गया है। तो ये सब से इतना बात कहने का मेरा मकसद यह है कि मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि अगर हमें गांवों में क्वालिटी एजुकेशन तक बच्चों की पहुंच करानी है, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन जो कंटेंट है वही एक माध्यम हो सकता है। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट है, टीचर्स का ट्रेनिंग है, ये सब ऐसे इश्यूज हैं कि जो बहुत जल्दी सुलझाए नहीं जा सकते हैं, और अभी तो सरकार की शायद नीति ही नहीं है सुलझाने की। बहुत निकट में ये सब चीजों में काम होने वाला नहीं है। तो एक जरिया बचता है, वह है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में या कोचिंग वगैरह आज आप देखिए कि बहुत सारे चल रहे हैं। जिनके पास रिसोर्सेस है वो बहुत सारे चीजें कर रहे हैं, उनके पास उनके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बात आता है कि जिसके पास रिसोर्सेस कम है या रिसोर्सेस नहीं के बराबर है। तो हमने कोरोना के समय शुरुआत की ऑनलाइन पढ़ाने का यूट्यूब वगैरह पर। आइडिया यही है कि कुछ जो फंडामेंटल्स थे, मैं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं करके मैं बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग इत्यादि पर जोर देता हूं। कारण यह है कि जैसे मैंने बताया, हमारा देश का इस तरह की व्यवस्था है कि आप एग्जाम्पल लें रीजनिंग, रीजनिंग को कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। क्लास 1 से लेके क्लास ग्रेजुएशन तक भी कहें, हार्डली कोई रीजनिंग की पढ़ाई होती है। लेकिन बच्चा जैसे ही पढ़ाई करके निकलता है और वो कोई भी परीक्षा में बैठता है, तो वहां उससे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि वो रीजनिंग की तरफ उनका बच्चों का ओरिएंटेशन ही नहीं हुआ रहता। और ये सब ऐसी व्यवस्था है जो हमारे बच्चों को कोचिंग की तरफ जाने के लिए विवश करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी चीजें, बेसिक चीजें बताई जाए बच्चों को, जो उनको किसी भी तरह की नौकरी में जाना हो मदद करेगा। जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आज के दिन में इंग्लिश है,
आज के दिन में आप अगर एक क्लर्कियल टीचर का नौकरी, क्लर्कियल नौकरी, कोई भी स्टाफ का, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी देना चाहते हैं, आपको ये चीजों का अच्छा से पता होना चाहिए। अगर ये नहीं जानते हैं तो बाकी चीजें आप कितना हो अच्छा से जानते हैं, आपके लिए कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। जैसे पता है यूपीएससी में भी अभी सीसेट नाम का पेपर होता है, उसमें आपका यही सब टेस्ट किए जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और भाषा, इंग्लिश। उसी तरीके से आप बाकी भी कोई भी परीक्षा देख लें, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे का हो, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो और एसएससी हो, कोई भी परीक्षा अगर बच्चे देते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि इन सब्जेक्ट्स को जानें। इसलिए हमने कोशिश किया कि बच्चों को इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाए, ताकि जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं वो भी चीजों को समझ सकें और परीक्षा को पास कर सकें। उससे आगे बढ़कर, क्योंकि यहां तक लिमिट नहीं, अब जैसे क्लास 1, 2, 3 हमारा 12th तक का पढ़ाई है या उसके बाद का भी पढ़ाई है, तो हमारे दिमाग में आया कि एक एप्लीकेशन बनाया जाए, मोबाइल एप्लीकेशन बनवाए जाएं। और इससे क्या होता है कि आजकल जो स्मार्टफोन है वो उसकी पहुंच काफी हो गई है और बच्चे स्पेशली कोरोना आने के कारण बहुत तेजी से मोबाइल वगैरह का एप्लीकेशन यूज करना शुरू किए हैं, सीख गए हैं। पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं क्योंकि उनकी बाध्यता हो गई है। तो जो जेड लैब एप्लीकेशन है उसमें बच्चा जाकर क्लास 1 से लेकर बाकी कोई भी क्लासेस का, इवन हायर स्टडीज का जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं उसको मिल जाता है। वो इंजीनियरिंग का भी एंट्रेंस का तैयारी कर सकता है, मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी कर सकता है, बाकी कोई परीक्षा का तैयारी कर सकता है, अपने बोर्ड का तैयारी कर सकता है, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, ताकि बच्चों को नेट की दुनिया में, जंगल में इधर उधर भटकने के बजाय एक जगह चीजें आसानी से मिल जाए। साथ ही साथ उसमें टेस्ट सीरीज, जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज का प्रोविजन रखा गया है और उसके बाद लाइव क्लासेस के लिए प्रोविजन है। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो, मेंटरिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कोई पार्टिकुलर टॉपिक्स बच्चों को नहीं समझ में आए उसके लिए मेरी कोशिश होती है मैं खुद क्लास लेकर बच्चों का डाउट्स क्लियर कर दूं, ताकि एक कंबाइंड हो जाए कि एक टेस्ट सीरीज भी बच्चों को मिल गया, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए या डाउट क्लियर करने के लिए लाइव क्लासेस भी हो गया, या मेंटरिंग के लिए कोई पार्टिकुलर एग्जाम के बारे में बताने के लिए। और स्पेशली हमारा फोकस ऐसे एग्जाम्स पे है जहां से गांव के बच्चे बाहर निकल सकें, उनका एडमिशन आउटसाइड में हो सके, और स्पेशली जहां कम पैसे की जरूरत हो, कम फी वगैरह हो। जैसे अभी हमारा प्लान है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों की तैयारी कराई जाए। अभी जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के दौर में भारत सरकार का निर्णय है, हमारे देश में भी जैसे अमेरिका में सेट करके एक टेस्ट होता है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बेसिस पे उनके यहाँ जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एडमिशन होता है। तो हमारे देश में भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं
उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है, जेएनयू इंक्लूडेड है, और भी सभी जगह पे, जैसे हमारे रांची में भी है, इलाहाबाद है, बीएचयू है, हैदराबाद है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। और ऐसे यूनिवर्सिटीज जो अब एक ही एग्जाम के थ्रू बच्चों का एडमिशन लेंगे, वो 49 है, 49। उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम हैं, अंडर ग्रेजुएट से लेकर और पीएचडी तक के प्रोग्राम हैं। और कंपेरेटिवली ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उसमें फी कम होगा। आज के दिन में भी आप सभी लोगों को पता है कि जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में फी बहुत कम होते हैं। तो जो गांव के बच्चे हैं या कोई भी बच्चा जिसके पास रिसोर्स का लिमिटेशन है, संसाधन कम है, अगर इन सभी एग्जाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है तो शायद उसके लिए बेहतर होगा, आगे अच्छा कर पाए। और जिनके पास संसाधन है भी, बहुत संसाधन है, उसके बाद भी ये सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में और बहुत सारे कॉलेजेज में कट ऑफ 100% तक गया था, 100% रहता था। और ये सभी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था कि ये हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी खामियों को बताता है कि एडमिशन के लिए 100% कट ऑफ। दूसरी समस्या उसमें होती थी कि अलग अलग बोर्ड के जो बच्चे आते हैं, सीबीएसई का, आईसीएसई का, और हमारे यहाँ जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो स्टेट के बच्चे आते हैं, तो उनके मार्क्स का कंपैरिजन करना और डिफिकल्ट टास्क होता था। इनफैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। तो ये सभी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको हटाने के लिए, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बेहतरी के लिए, बच्चों के लिए भी सुविधा कि केवल बच्चे को एक ही एग्जाम देना पड़ेगा और वो इतने जगहों पे उसका कंसिडरेशन एडमिशन के लिए हो सकता है। तो अभी एक ही एग्जाम इस वर्ष से होगा और मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी बच्चों को कराऊं ताकि बच्चे ये सब जगहों पर जाकर और अच्छा कर सकें। और ये तैयारी दोनों बच्चों के लिए, जिनके पास रिसोर्सेस की कमी है या रिसोर्सेस कम है या जिनके पास बहुत रिसोर्सेस है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस हैं। और जो जेड लैब है उसकी कोशिश है कि ये हमारी एक कंपनी है, ब्रिक्स को एक्शन फाउंडेशन, यह कंपनी ही जेड लैब को चलाता है। और जो हमारी कंपनी है वो सेक्शन 8 की कंपनी है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह कंपनी बनाई गई है नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि गांवों में विकास हो, असमानता कम किया जाए और उसमें शिक्षा को एक माध्यम बनाया जाए। तो जो भी अगर कुछ फी वगैरह चार्जेस भी किए जाते हैं जो बहुत कम होते हैं, और अगर किए भी जाते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखा जाता है कि एक, कोई भी बच्चा वो अगर उसके पास रिसोर्सेस नहीं है तो पीछे ना छूटे, उसको बिना फी का जो प्रोग्राम है अवेलेबल कराया जाएगा। और दूसरा, जो भी इससे आएगा फी से, वो फिर इसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स को एक्शन फाउंडेशन को जाएगा और इन्हीं कामों में लगाया जाएगा। कैसे और बेहतरी किया जा सकता है और कैसे बेहतर एजुकेशन दिया जा सकता है और गांवों की बेहतरी के लिए क्या की जा सकती है। तो ये हमारे जेड लैब की यात्रा है। तो साथियों, हम सभी चर्चा कर रहे हैं आज श्री राम नरेश यादव जी से, जो कि
वृक्ष को फाउंडेशन संस्था के माध्यम से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, अपने ग्राम विकास की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, वहीं शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। अभी इन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो जेड लैब के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या फिर डायरेक्ट आप उसके वेबसाइट पर जाकर के और क्लास 1 से लेकर के और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहां आप एक जगह पर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है पीडीएफ आपके पास अवेलेबल मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसके आधार पर जो क्लासेस आयोजित, इनके द्वारा लाइव क्लासेस आयोजित किए जाते हैं और विद्यार्थियों के डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य आर्यन यादव सर के द्वारा किया जा रहा है, और निश्चित रूप से जो इनके प्रयास हैं उसका एक सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। आर्यन यादव सर का भारत के विभिन्न विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में ऑनलाइन लेक्चर भी आयोजित होते हैं। वहाँ के विद्यार्थियों को आप मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। आज के इस ऑनलाइन चर्चा को जो भी लोग सुन रहे हों उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो जेड लैब के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए ये जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा भी आर्यन यादव सर ने बताया, इनकी जो संस्था वृक्ष को फाउंडेशन जो है वो कार्य कर रही है ग्राम विकास के लिए, साथ में युवाओं में किस प्रकार से स्किल का विकास हो उसके लिए भी इनके कुछ पाठ्यक्रम हैं, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित होते हैं। तो आप युवा यदि अगर किसी प्रकार के कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हो या फिर आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप जहां भी आप कमेंट में लिख करके आप अपने विचार रख सकते हैं। और यदि अगर जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, फिर हम अगले सेशन में सर के साथ संवाद करके उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आज गणतंत्र दिवस की अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये युवा प्रेरणा के अंतर्गत जो ये श्रृंखला आरंभ हुआ है, जिसमें आज राम नरेश यादव सर से हमने संवाद किया, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो इन्होंने एक मिशन प्रारंभ किया है, तो गांव के विकास के लिए और शिक्षा के विकास के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ेंगे। और सर ने एक अपील भी किया है कि जो लोग खुद शिक्षित हो चुके हैं और जो शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, तो लगता है कि हम मेंटरिंग का काम कर सकते हैं, और इस कार्य में अगर सहायक बनना चाहते हो तो भी आप कमेंट में अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके सर तक संदेश को छोड़ें, ताकि उनके इस अभियान में आप भी जुड़ करके और ग्राम विकास और शिक्षा विकास का कार्य को कर सकें। तो अब इस कार्यक्रम में जाते जाते मैं सर से चाहूंगा कि आज के अवसर पर और भी जो युवा आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अंतिम जो आपका संदेश है सर, एक संक्षिप्त रूप से जो आप युवाओं को देना चाहते हैं, हम सबों के सामने रखें। एक बार फिर से मैं सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आप अपने प्रतिभा का पूरा विकास करें। स्पेशली जो युवा हैं, बच्चे हैं, आपका जो समय है उसका उपयोग करें। जो भी रिसोर्सेस है आज के जमाने में, देखिए हम लोग अलग अलग जगहों पे बैठकर एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सब संभव है। तो जो भी समाज या सरकार का रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसका पूरा यूटिलाइज करें और अपना प्रतिभा का पूरा विकास करें। जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, पूरी आपको संतुष्टि मिले, और उसके बाद
आप अपने मन मुताबिक जो भी आप करना चाहते हैं समाज के लिए वो करें। हमारा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि सबसे पहले अपना विकास वो बहुत जरूरी है। आपका जो प्रतिभा है वो पूरा विकसित करें, उसके लिए मेहनत करें, और ये जो आप कर रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है जो पूरे जीवन आपको फल देगा और आपके अलावे आपके समाज को देगा। और जो लोग पढ़ाई लिखाई पूरी कर लिए हैं, सामाजिक सेवा में लगना चाहते हैं या लगे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा, खुला निमंत्रण है हमारी ओर से कि आप बतावें हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। और हमें खुशी होगी, हम लोग अपने जो एफर्ट हो उसको सिनर्जाइज करें, लगावें, क्योंकि हम सभी लोगों का उद्देश्य एक ही है कि कैसे अपने देश को और समाज को बेहतर बनाएं। और ये देश और समाज की बेहतरी जो है अंततः मानवता की बेहतरी है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को का जो उद्देश्य है उसको छोटे में नहीं देखना है। हम जो भी आप या हम कर रहे हैं या करने का कोशिश कर रहे हैं उसको बड़े आयाम में देखना है कि अंततः हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं या आप पूरी मानवता के लिए काम कर रहे हैं। और अपनी प्रतिभा को पूरा निखारें और बाद में जो भी आपको पसंद हो, जहां जो भी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि हम उसमें एक्सेल करें। कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम मुश्किल नहीं है। सभी काम उतना ही कठिन होते हैं और उतने ही संभव होते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपके जो भी आपका गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसमें आप उसको पाएं, उसमें आप एक्सेल करें, खूब अच्छा करें, ताकि आप इस समाज को और इस मानवता को, इस दुनिया को बेहतर बना सकें। धन्यवाद करुणानिधि जी। जी जी, धन्यवाद सर, आपने और जो सभी अपना। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम चर्चा कर रहे थे श्री आर एन यादव जी से, और आर एन यादव सर ने स्वामी विवेकानंद जी के उन्हीं विचारों को, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यत्व की अभिव्यक्ति का नाम है, और जो भी आपके अंदर अच्छा है उसको कैसे विकसित करें। और स्वामी जी कहते हैं जीवित वही है जो दूसरों के लिए जीता है, जिसका जीवन, जिसकी प्रतिभा दूसरों के लिए लगती है, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो आर एन यादव जी इसी मिशन में लगे हुए हैं। और आप सभी साथी जो आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर सूचित करें। और युवा प्रतिभाओं से जो यह मिलाने का, इनसे संवाद करने का यह जो श्रृंखला प्रारंभ हुआ है, उसमें हम नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।